2010-2011 का बार्सिलोना वर्सेस मैड्रिड, एल क्लासिको याद है तुझे? अरे यार मत याद दिलाओ। नहीं नहीं, मेसी ने वो जो दो बेहतरीन डेविड विया को पासेस दिए थे, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेट पासेस, और जिस पे डेविड विया ने दो गोल मार दिए थे। आप ये शायद मुझे जानबूझ के जलाने के लिए बोल रहे हो क्या? नहीं, ज़रूरी है। कैसे? जस्ट इमेजिन, वो जो दो उसने गोल मारे, हम्म। अगर उसकी स्पीड 3,500 किलोमीटर पर आवर होती, ओह। और वो बॉल की जगह एक वॉरहेड होता 200 टन का, 200 से 300 टन का, तो मैड्रिड का क्या होता? बाप रे, बूम। बिल्कुल, बूम। और इसलिए आज हम बात करेंगे इंडिया के डेडलीस्ट वेपन ब्रह्मोस के बारे में। Yes, so let me just say it. It's a supersonic, 3 times faster than sound missile. It's all weather, fire and forget. It's multi platform. It can be launched from land, sea, or air. It's very hard to intercept. It has precision strikes with heavy warhead, and it can be exportable and indigenously produced. वाह यार, रोंगटे खड़े हो गए। Seriously. पर शुरू से शुरू करते हैं। Mhm. तो अगर इसका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ब्रह्मोस की पूरा जो जर्नी रही है अब तक की, उसमें अगर तो इसका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखेगा, तो 1991 में कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था Right. और यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरे रशिया में एक तो पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, और जो उनकी आर्म्स इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी कोलैप्स कर गई। बट रशिया ने जो उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, स्पेशली जो उनका योखांत मिसाइल टेक्नोलॉजी था, P-800 ओनिक्स, उसको रशिया ने इनहेरिट करा था। पूरा का पूरा एक टेक जो था, डिफेंस का टेक, वो रशिया ने इनहेरिट कर लिया। अब वो जो मिसाइल थी P-800 युखांत P-800 ओनिक्स मिसाइल, वो एक बहुत ही कैपेबल सुपरसोनिक और बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड मिसाइल था। अब जब ये सब चल रहा था और कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया, यूएसएसआर भी डिसॉल्व हो गया, तो रशिया में बेसिकली एक डेस्परेशन थी, क्योंकि उसके जितने जो इंजीनियर्स थे, स्पेशली साइंटिस्ट जो आर्म्स इंडस्ट्री से लगे हुए थे, वो बेसिकली आउट ऑफ वर्क हो गए और वो डेस्परेट हो गए। बहुत सारे उनमें थे जिनके पास जॉब नहीं बची, या बहुत सारे थे जो जॉब अब छोड़कर कम कंट्री छोड़ के ही जाने के वर्ज पर आ गए थे। तो ये जो यूएसएसआर का डिसॉल्व हुआ, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, ये क्यों डिसॉल्व हुआ? ये जो यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हुआ ना, इसके पीछे कहानी है। उनका 1985 में उन्होंने एक रिफॉर्म्स लाए थे, पेरेस्ट्रोइका रिफॉर्म्स करके। बेसिकली दीज आर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो उसमें क्या हुआ था कि उनकी जो सोवियत यूनियन का जो गवर्नमेंट था, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे जो भी प्राइवेट कंपनीज जो है, या फिर प्राइवेटाइजेशन जो भी है, वो हम पब्लिक करेंगे बेसिकली। और हम क्या करेंगे, हम पूरा लिमिटेड कंपनीज को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो उसके वजह से क्या हुआ कि ये पूरा रिफॉर्म में पूरा रिस्ट्रक्चर हो गया। और ये रिस्ट्रक्चर होने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन था ये रिफॉर्म्स का, वो पार्शली ही हुआ। मतलब वो कम्प्लीटली सोवियत यूनियन ने एकदम जो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, वो अच्छे से किया नहीं। उसके वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो नेशनलिस्ट पार्टी थे, या फिर बहुत जो ऑपोजिशन था, ऑफ कोर्स उन्होंने ये जो रिफॉर्म्स थे, ये जो बिल्स थे, इनको अपोज करना स्टार्ट किया। और एक इंस्टेबिलिटी चालू हो गया सोवियत यूनियन के अंदर। एंड बाय द टाइम ऑफ 1990s, जो उनका 2% इन्फ्लेशन रेट था, इट शॉट अप बेसिकली, एंड बाय 1992 इट वेंट अप टू 2500%। सो विच वाज अ बिगर इम्पैक्ट ऑन सोवियत यूनियन। इसके वजह से वो सोवियत यूनियन को डेजोल्यूट होना पड़ा इन 1991। तो उसके बाद कम से कम 4 से 5 साल अगले जो थे, उसमें कंटिन्यू ये हाइपर इन्फ्लेशन जो स्टेज था वो कंटिन्यू रहा। और उसमें रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि रशिया इज़ अ बिगर कंट्री, जियोग्राफिकल भी आप देखेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा लैंड मास है एज़ कम्पेयर टू अदर सोवियत यूनियन कंट्रीज। तो उसमें क्या हुआ कि जो ये हाइपर इन्फ्लेशन था, दैट वाज कंटिन्यूड। और उसमें क्या हुआ कि ये जो रशिया का जो रूबल था, जो उनका करेंसी है, वो डिप्रिशिएट होना चालू हो गया। उसके वजह से फिर उनके जॉब्स, ऑफ कोर्स जॉब्स पे इम्पैक्ट हो गया, पूरा ओवरऑल मार्केट पे इम्पैक्ट हो गया। तो सारी चीज़ें इट वाज कनेक्टेड टू रूबल। सो ये रूबल डिप्रिसिएशन जो था ना, ये एक्चुअली इसके वजह से बाय द टाइम ऑफ 1998 उनका हाइपर इन्फ्लेशन जो स्टेट था वो मेंटेन रहा। मतलब ऑलमोस्ट 80% इन्फ्लेशन उनके रशिया में तब तक था बाय द टाइम ऑफ 1998। एंड आई थिंक बाय मिड 2000s उनका इन्फ्लेशन वो कंट्रोल में आया, एंड आई थिंक इट वाज अराउंड 17 to 20%।
तो ये हो गया रशिया का सिचुएशन। बट इसी दौरान इंडिया में भी बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे थे, तो उसके बारे में हम क्या बात करेंगे? तो बाय मिड 1990 इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बर्डन में थी। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, ग्रोथ बहुत स्लो हो चुका था, एंड ऑल थैंक्स टू उस टाइम के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने डिसीजन लिया कि अब टाइम आ चुका है फॉर ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो बेसिकली था कि पूरी दुनिया को हम अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ कि आप इंडिया की तरफ देखें, इन्वेस्टमेंट आए हमारी तरफ ताकि हमारा ग्रोथ तेज़ी से हो। बट उस टाइम के दौरान ही जो हमारा बजट डेफिशिएट था ना, वो ऑलमोस्ट 6 to 8% था ऑफ द जीडीपी, और ग्रोथ बहुत ही स्लो थी, अराउंड 3 to 4% के आसपास थी। और उस दौरान उस इकोनॉमिक बर्डन में एक नई मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरफ इन्वेस्ट करना वाज अ चैलेंज, है ना, क्योंकि ब्रह्मोस में आपको पैसा तो लगाना पड़ेगा, कोई भी मिसाइल टेक्नोलॉजी आपको बनानी है तो वो एक चैलेंज था। एंड दैट्स व्हेन दिस ब्यूटीफुल मर्जर मर्जर हाँ मर्जर ही था, एक जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ब्रह्मोस बनाने के लिए एक इकोनॉमिक मॉडल डिसाइड करा गया, जिसका पार्टनरशिप ऐसा डिसाइड था कि आई थिंक 50.5 इंडिया था उसमें मेजर स्टेक होल्डर, एंड 49.5 रशिया का था। अब उस टाइम पे अराउंड 300 मिलियन का इनका पूरा बजट था ये ब्रह्मोस बनाने के लिए। बट बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया, इसने अलाउ किया कि इंडियन इकोनॉमी पे ज़्यादा स्ट्रेन ना आए, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप जॉइंट वेंचर करते हो तो पार्ट शेयरिंग हो जाती है ना, आपको उसके रॉ मटेरियल्स पे इजीली आप ट्रेड ऑफ कर सकते हो, ठीक है, फिर प्रोक्योरमेंट आपको करनी है वो इजी हो जाती है। और उसमें ही अगर आपको स्केल अप करना था, तो जो स्केलिंग अप था वो भी एक फेज मैनर में था, ताकि हम पे ज़्यादा बोझ ना आए। और इसमें दोनों का फ़ायदा था, इंडिया का फ़ायदा था कि हमारे इकोनॉमी में इतना बोझ नहीं आ रहा और हमको एक ज़बरदस्त एक सुपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी मिल रही थी। और रशिया का फ़ायदा ये था कि बिकॉज ऑफ दिस डील उनके पास एक काम आ रहा था, उनके इंजीनियर्स के पास काम आ रहा था, उनके जो जो वेपन इंडस्ट्री थी जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही थी, बहुत ही डिसमेंटल टाइप की हो गई थी, उसको एक नया बूस्ट मिला बिकॉज ऑफ दिस मर्जर। तो जब इंडिया अपने स्टेप्स ले रहा था अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उसी टाइम पे मिडिल ईस्ट और अमेरिका का भी एक गेम चल रहा था। वो गेम क्या था कि इराक के उस टाइम का जो डिक्टेटर था सद्दाम हुसैन, उसको सडनली याद आया कि चलो कुवैत के साथ वॉर खेलते हैं। तो उसने कुवैत को किया अटैक, उनकी पूरी ऑयल फील्ड्स को उड़ा दिया बेसिकली। और उस टाइम पे अमेरिका का पूरा होल था मिडिल ईस्ट में। अमेरिका को ये देखा नहीं गया, क्योंकि उसको लगा अचानक से कि यार मेरा जो कंट्रोल है मिडिल ईस्ट से वो जा रहा है धीरे धीरे। एंड देन अमेरिका ने एंट्री की उस वॉर में टू बीट इराक। वो एंट्री क्या थी? तो अमेरिका को बेसिकली उनको उनका डोमिनेंस दिखाना था, तो उन्होंने उनके फ्लैगशिप मिसाइल्स यूज़ किए इराक के ऊपर। ऑलमोस्ट 250 से ऊपर उन्होंने वो सबसोनिक मिसाइल्स यूज़ किए, और उनका नाम था टॉमहॉक मिसाइल्स। तो ये जो टॉमहॉक मिसाइल्स जो है ना, ये बेसिकली उनका पिन पॉइंट एक्यूरेसी है टू डिस्ट्रॉय एनी टारगेट। तो अगर वो टारगेट लॉक करते हैं तो वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिस्ट्रॉय होता ही है। तो ये इंडिया ने फिर उस टाइम देखा, इंडिया ने भी देखा, रशिया ने भी देखा, एंड उनको पता चल गया कि ये अभी मॉडर्न वॉरफेयर है, ये अभी मॉडर्न एरा है जिसमें हमें एज अ कंट्री हमें ये ज़रूरत है ऐसे मिसाइल्स की, ऐसे पावर की, ताकि हमारा डिफेंस भी बहुत तगड़ा हो सके। बट ऐसा नहीं था कि इंडिया के पास मिसाइल्स ही नहीं थे, इंडिया के पास बहुत अच्छे अच्छे मिसाइल्स थे, ऑल थैंक्स टू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, क्योंकि उन्होंने सिंस 1983 उन्होंने प्रोग्राम चालू किया था, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो इंडिया में इंडिजिनस प्रोग्राम था बेसिकली। और उसके थ्रू हमने अग्नि या पृथ्वी ये सारे अलग अलग टाइप्स के मिसाइल्स बनाए थे। बट दीज वर बैटलफील्ड मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो अमेरिका ने ऑलरेडी उनका पावर दिखा चुके थे कि दे हैड दैट टॉम हॉक क्रूज मिसाइल, उन्होंने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन कर चुके थे। बट उस टाइम पे फिर इंडिया को ये समझ आया कि दे आर इन नीड ऑफ सच काइंड ऑफ क्रूज मिसाइल्स। डॉक्टर कलाम साहब को पता था कि 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे, तो जो पूरा वेस्ट वर्ल्ड था उसने हम पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, और हम एक तरह से एक आइसोलेशन की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ अमेरिका एक चैलेंज बनकर आया, जिसने पूरा वॉरफेयर का गेम, मॉडर्न वॉरफेयर का गेम ही पूरा बदल दिया। पर कलाम साहब को पता था कि अब अगर हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पे निर्भर रह गए तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो वो इम्पोर्ट से ज़्यादा ही वांटेड अ पार्टनरशिप,
को एग्जिस्टेंस जो कहते हैं ना बिजनेस के टर्म्स में, उनको एक पार्टनरशिप चाहिए था। अब ये उन्होंने तो सोच लिया था कि हमें क्रूज मिसाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि इट्स लाइक आप अपने घर में बैठे बैठे दुश्मन को एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उसके इंपॉर्टेंट हाई वैल्यू टारगेट को उड़ा सकते हो। तो उनको समझ गया था, और रशिया ऑलरेडी हमने रशिया पे डिस्कस करा कि रशिया को भी ज़रूरत थी। तो रशिया के पास क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी थी, P800 युखांत, P8 है ना, युखांत ओनिक्स जो उनके पास मिसाइल थी। पर इंडिया के पास क्या था? इंडिया के पास था सॉफ्टवेयर, इंडिया के पास था रडार इंटीग्रेशन सिस्टम, इंडिया के पास था मिनिचराइजेशन, ये इंडिया की ताकत थी। तो उन्होंने सोचा कि एक मॉडल बनाए जिस पे रशिया और इंडिया मिलकर काम करें और इस मिसाइल को हम डेवलप करें, को डेवलप करें, क्योंकि इंडिया को चाहिए था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो। अब तुझे पता है इंडिया जो भी वॉरफेयर की चीज़ें यूज़ करता है, जो भी उनको मिसाइल या एयरक्राफ्ट लगती हैं, उसमें वो अपना अडेप्शन डालता है, उसको इंडिया के नीड्स के हिसाब से बनाता है। तो ही वांटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, ताकि उसको अडेप्ट कर सके वो इंडिया के नीड्स के हिसाब से, और जहां उसको ज़रूरत पड़े वहीं पे वो काम है। ऐसा नहीं कि पूरा मिसाइल उठा लिया और हमारे किसी काम का ना हो। तो दैट्स वेयर हिज विजन केम। उस टाइम पे उन्होंने रशिया विजिट करा, और जो रशिया के जैसा इंडिया में DRDO है, वैसे ही रशिया का आई थिंक एनपीओएम करके उनकी भी एक संस्था है, उसका जो हेड थे अलेक्जेंडर लिनोव करके था। उनके साथ उन्होंने ये पूरा का पूरा प्लान चॉक आउट करा ब्रह्मोस बनाने का, एंड दैट्स हाउ द ब्रह्मोस जो आज हमें पता है उसका एक कॉन्सेप्ट चालू हुआ और एक कॉन्ट्रैक्ट बना बिटवीन इंडिया एंड द रशियंस। तो अब हम देखते हैं कि ब्रह्मोस जो है ये इतना यूनिक क्या है, व्हाट मेक्स ब्रह्मोस सो यूनिक। तो ये जॉइंट ओनरशिप था इंडिया और रशिया के बीच में टू बिल्ड सच काइंड ऑफ अ यूनिक मिसाइल। तो उनका जो ओनरशिप, जो जॉइंट ओनरशिप जो था, वो इक्वल पार्टनरशिप में था इन टर्म्स ऑफ फंडिंग एज वेल एज इन आईपी। मतलब दोनों सेम फंडिंग करेंगे, दोनों सेम आईपी शेयर करेंगे। प्लस जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो था रशिया के साइड से, वो पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया ने उनके एडवांस सिस्टम किसी दूसरे कंट्री के साथ शेयर किए हैं। जो एंड यूज़ इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका कस्टमाइजेबल है फॉर इंडियन टेरेन्स एंड इंडियन प्लेटफॉर्म्स। और जैसे कि इंडिया एक नॉन MTCR ब्रीच के अंडर काम कर रहा था उस टाइम पे, तो इसलिए जो ब्रह्मोस का जो रेंज था उसको इंडिया के स्पेसिफिक्स के लिए कैप किया था 290 किलोमीटर्स तक। तो ये हो गया ब्रह्मोस के यूनिकनेस के बारे में। अब इसका एक्चुअल स्पेसिफिकेशन देखते हैं। सो आवर ब्रह्मोस, इट इज 8.4 मीटर्स इन लेंथ, 3000 किलोग्राम इन वेट, एंड जो उसकी स्पीड है इट इज़ नियरली अराउंड 3500 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम कहते हैं 2.8 मार्क 2.8। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मार्क, व्हाट इज मार्क? सो बेसिकली मार्क, इट इज़ अ यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर स्पीड इन रिलेशन टू साउंड। तो अगर कोई बोलता है कोई मिसाइल मार्क, उसकी स्पीड मार्क 1 है, विच एक्चुअली मीन्स मार्क 1 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड, which is around 1235 kilometers per hour. Wow, yeah, interesting. We are so fortunate to have this kind of missile. True. So how it is built? तो ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा, बट हम समझते हैं कि वो हमारा पूरा ब्रह्मोस बनता कैसे है। Yeah. तो उसमें पहला तो उसका एक नोज़, जो नोज़ है ब्रह्मोस का, वो बहुत ही एरोडाइनामिक है, और वो उसको इस तरह से बनाया गया है ताकि वो एयर के रेजिस्टेंस को कट थ्रू करके ग्लाइड कर सके। ठीक है। उसकी जो बाहर की बॉडी है विच इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम अलॉय, वो हीट और प्रेशर को झेलने के लिए है। तो ये तो है उसकी नोज़ और आउटर बॉडी। अब जो उसमें एक इंजन यूज़ होता है उसको कहते हैं रैमजेट इंजन। ये एक स्पेशल इंजन होता है। ये बेसिकली क्या करता है कि जब ब्रह्मोस फ्लाई कर रहा है तो जो इनकमिंग एयर है, ठीक है, उसको कंप्रेस करता है और मिक्स करता है विद द फ्यूल, और वो एक ग्रेट थ्रस्ट पैदा करता है फॉर द ब्रह्मोस। उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है उस इंजन में, राइट? उसमें कोई शाफ्ट या वैसा कुछ नहीं है। वो बस जो हाई स्पीड है उस पर बहुत अच्छे से काम करता है विदाउट हैविंग एनी मूविंग पार्ट्स। अब उसके फ्रंट में एक एयर इनटेक भी होता है, राइट? अब वो एयर इनटेक का काम क्या होता है कि जो एयर फास्ट स्पीड से आ रही है उसको स्लो डाउन करता है और एक प्रेशर क्रिएट करता है, हाई प्रेशर बनाता है। उस पार्ट को हम कहते हैं डिफ्यूज़र। तो ये ब्रह्मोस में हमने 3 चीज़ें अभी तक देखी। अब जो एक और चीज़ है उसमें कि उसमें स्मॉल विंग्स एंड फिन्स होते हैं ब्रह्मोस में। वो बेसिकली क्या करते हैं कि जब ब्रह्मोस फ्लाई कर रहा है तो उसको स्टेबल रखते हैं। तो उसको ऐसा समझ कि अगर कोई धनुष बाण तू चला रहा है तो जो बाण है, बाण को स्टेबल रखने के लिए उसमें फेदर्स यूज होते हैं। राइट, पीछे फेदर्स रहते हैं। तो ये जो विंग्स और जो फिन्स और विंग्स हैं,
ये वही काम करते हैं फॉर ब्रह्मोस। अब ब्रह्मोस में ये तो हमने देखा कैसे बना है, अब सिर्फ बनने से इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको प्रिसीजन स्ट्राइक भी करनी है। राइट। तो जो दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसका, वो है नेविगेशन सिस्टम और टारगेटिंग। तो नेविगेशन सिस्टम हम देखते हैं कि नेविगेशन सिस्टम उसमें क्या क्या यूज हुआ है। सो ब्रह्मोस तो फास्ट है ही जैसे अपने स्पेसिफिकेशन देखे, उसका बिल्ड भी देख लिया। तो बट सिर्फ फास्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअल हमें वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए था, जैसे वो टॉमहॉक मिसाइल में था। करेक्ट। तो ब्रह्मोस एक्चुअली 3 मेन चीज़ें यूज़ करता है। पहला तो है उनके रडार सिस्टम, जो ब्रह्मोस में ऑलरेडी बिल्ट इन है, जो एक्चुअली लॉक करता है और डिटेक्ट करता है टारगेट्स को। दूसरा जो है वो है जीपीएस। तो ब्रह्मोस एक्चुअली मिक्सचर ऑफ जीपीएस यूज़ करता है, मतलब जियो सैटेलाइट्स यूज़ करता है। इंडिया रशिया बोथ। यस, इंडिया रशिया एंड यूएस एज वेल, मतलब गूगल मैप्स भी यूज़ करता है कुछ हद तक। देन रशिया का जो ग्लोनास सिस्टम है वो भी यूज़ करता है, और इंडिया का गगन जो जियो सैटेलाइट इमेजरी है वो यूज़ करता है। ओह नाइस। एंड थर्ड इज इंफ्रारेड सेंसर्स टू डिटेक्ट शिप्स, या फिर जो हाई हाई टारगेट्स रहते हैं, मतलब हाई वैल्यू टारगेट्स जो रहते हैं, वो डिटेक्ट करने के लिए वो इंफ्रारेड सेंसर भी उसमें डिप्लॉयड है। तो और ये 3 चीज़ें मेन है। हाँ, और जहाँ तक मुझे याद है वो आई थिंक उसमें एक टर्कॉम और डीएस यस, डीएस मैक मैक एंड टर्कॉम, राइट। यूज़ करता है। सो अब जैसे कि हमें पता है जो क्रूज मिसाइल होती हैं, और स्पेशली इन केस ऑफ ब्रह्मोस, वो बहुत ही लो फ्लाई करती है क्योंकि उनको रडार सिस्टम एनिमी का बीट करना है, राइट। तो लो फ्लाई करता है। अब क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब आप मिसाइल फायर कर रहे हो तो आपको माउंटेन्स के थ्रू जाना है या डेजर्ट के थ्रू जाना है, राइट। यस। तो उसमें एक ऐसा सिस्टम होता है कि वो क्या करता है, जब वो फ्लाई कर रहा होता है तो डिटेक्ट करता है लाइव जो लैंड, जिस लैंड के नीचे ऊपर से वो उड़ रहा है, उस लैंड को कंपेयर करता है विद द प्री लोडेड मैप्स जो उसके सिस्टम में ऑलरेडी हैं, ताकि वो अच्छे से गाइड थ्रू कर सके। ओह नाइस। और जो हाँ, और जो डीएस मैक है उसमें तूने चंद्रयान में भी देखा होगा, वो आई थिंक सिमिलर सिस्टम ही रहता है। यस। उसमें बेसिकली क्या करते हैं कि बहुत सारे इमेजेस जो रहते हैं वो जो मिसाइल है, जैसे इस केस में ब्रह्मोस, उसमें बहुत सारी इमेजेस ऑलरेडी लोडेड रहती हैं। वो क्या करता है, रियल टाइम पे फोटो खींचता है, उसमें कैमराज होते हैं जो फोटो खींचते हैं और उसको कंपेयर करता है वो विद दी इमेजेस जो उसके पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, ताकि वो टारगेट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके, और वही टारगेट है जिसको उसको हिट करना है। अगर उसको वो मैचिंग करेक्ट मिलता है तो उसी टारगेट को हिट करता है। तो ये बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स राइट, एंड एडिशनल। एडिशनल ये डीएस मैक और ये जो है करेक्ट। टर्मो। मुझे इस डीएस मैक का थोड़ा, आई एम नॉट श्योर कि आई एम एग्जैक्टली राइट, बट आई थिंक चंद्रयान में भी ऐसा ही कुछ था कि चंद्रयान जब वो लैंड हो रहा था तो उसमें कुछ कैमरास थे, वो लाइव इमेज खींचते थे सरफेस ऑफ मून और कंपेयर करते थे जो उनके पास ऑलरेडी इमेजेस हैं, राइट। ताकि वो सही जगह ढूंढ सके लैंड होने के लिए। ऐसा ना हो कि वो किसी गड्ढे में गिर जाए या बहुत Right. बड़े वो तो आई थिंक उन्होंने वो पहले फेलियर से वो सीखा हाँ ही होगा। सीखा था। तो आई थिंक इसमें भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इधर ब्रह्मोस में भी यूज्ड है। ओके, ग्रेट। तो आप देखते हैं ब्रह्मोस लॉन्च कैसे होता है, टारगेट को लॉक कैसे करता है और दुश्मन को बेसिकली डिस्ट्रॉय कैसे करता है। तो फर्स्ट स्टेज में एक स्मॉल थर्स्टर, उसका काम होता है बस ब्रह्मोस को एक सही, जो दुश्मन का जो भी टारगेट लोकेशन है वहाँ ओरिएंट सही डायरेक्शन में वो कर दें। फिर एक स्मॉल रॉकेट बूस्टर वो उसको हवा में लॉन्च करता है एंड वो डिटैच हो जाता है। उसके बाद जो हमने जैसे पहले बात करी थी, रैमजेट इंजन उसका काम आता है और वो बेसिकली ब्रह्मोस को फ्लाई करता है और स्टेडी रखता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द मिशन, ब्रह्मोस जो है वो 15 किलोमीटर तक ऊपर जाता है स्कैन करके, एंड देन इट कम्स डाउन, क्योंकि जैसे हमने बोला था कि ब्रह्मोस जो है वाटर लेवल या उस वाटर लेवल के बहुत नीचे तक ही चलता है, बहुत ऊपर नहीं जाता है, नहीं तो ऑब्वियसली डिटेक्ट हो जाएगा। राइट। तो 3 to 10 मीटर्स के आसपास अबव वाटर वो फ्लाई करता है ताकि रडार से वो बच जाए, और उससे कम, उससे नीचे रडार सिस्टम चलता नहीं है। इंटरेस्टिंग। बट जैसे ही वो टारगेट को हिट करने के लिए आता है ब्रह्मोस, तो वो वापस रडार के रेंज पे आता है टू जस्ट टू स्कैन एंड लॉक द टारगेट प्रिसाइजली। और उसके बाद जो उसका स्पीड है, जैसे हमने देखा कि वो मतलब इट इज़ 3 times फास्टर देन साउंड, वो स्पीड से वो एनिमी को टारगेट करता है, एंड बेसिकली एनिमी जस्ट हैज़ लाइक कपल ऑफ सेकेंड्स टू रिएक्ट ऑन इट। तो ब्रह्मोस है ना, डिपेंडिंग ऑन द मिशन, ज़रूरी नहीं कि हर बार आप सिर्फ एक ही फायर करो, एक टाइम पे आप मल्टीपल ब्रह्मोस भी फायर कर सकते हो। उसमें जो ब्रह्मोस कैसे काम करता है कि जैसे मान ले तूने 3 ब्रह्मोस फायर कर दिए, तो एक ब्रह्मोस जो होगा वो लीड करेगा और जो दूसरे 2 रहेंगे वो फॉलो करेंगे। वो रियल टाइम बेस पे डेटा शेयरिंग करते हैं। तो लेट्स सपोज एनिमी ने अगर जो ब्रह्मोस लीड कर रहा है उसको एलिमिनेट कर दिया, तो ये जो बाकी के 2 होंगे इसमें से कोई एक लीड की पोजीशन ले लेता है,
एंड देन दैट ब्रह्मोस विल शेयर द डेटा विद द अदर ब्रह्मोस, राइट। ये तभी भी करते हैं जब अगर आपको एनिमी को बहुत कंफ्यूज करना हो, तो आप बहुत सारे ब्रह्मोस फायर कर दो, एनिमी विल गेट कंफ्यूज कि कौन से मिसाइल को हिट करना है, मिसाइल को हिट करना है, राइट। क्योंकि अगर वो हिट करता है जो भी मिसाइल को, तो जो दूसरा मिसाइल होगा वो उसकी जगह ले लेगा। एंड इसलिए ब्रह्मोस को कई बार बोलते हैं कि ब्रह्मोस सिर्फ अलोन ही फायर नहीं कर सकता, फायर किया जाता है, वो मल्टीपल ब्रह्मोस भी आप फायर करके एनिमी को एकदम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कंफ्यूज कर सकते हो। तो ये भी आप ब्रह्मोस के साथ कर सकते हो। उसमें इस तरह की कैपेबिलिटी है, रियल टाइम डेटा शेयरिंग है, जो कि बाकी 2 या जो 3 आप ब्रह्मोस फायर कर रहे हो उसमें वो कोऑर्डिनेशन बिल्ड कर सकते हो। तो इंडिया में ब्रह्मोस की डिप्लॉयमेंट कैसी है और हमारे पास क्वांटिटी कितनी होगी ब्रह्मोस की? तो जैसे कि हमने देखा, चाहे वो लैंड हो, एयर, सी, तीनों जगह पे ब्रह्मोस डिप्लॉयड है। करेक्ट। लैंड पे इंडियन आर्मी के पास ट्रक माउंट्स है जो लॉन्चर मिसाइल कैरी करते हैं, तो उसमें ब्रह्मोस डिप्लॉयड है। एयर के लिए सुखोई M30 जो अपना फाइटर जेट है, वो दे कैन कैरी ब्रह्मोस। और शिप्स पे भी ये है, इंडियन नेवी के पास नेवी के शिप्स पास, पे हाँ। शिप्स पे भी ब्रह्मोस है। और आई बिलीव सबमरीन वाला, आई थिंक इट इज अंडर सबमरीन इज डेवलपमेंट, इज इन अंडर डेवलपमेंट राइट नाउ, तो वो कब आएगा वी नेवर नो, एंड आई थिंक दैट्स क्लासिफाइड, राइट, सो हाँ। इतना भी इंफॉर्मेशन शेयर Correct. करना इज और मेरे नॉट ख्याल गुड। से जो यस, क्वांटिटी है, व्हाट इज द रेंज, कितना रेंज है हमारे सो पास? क्वांटिटी आई थिंक इंडियन आर्मी के पास इज दे हैव मोर देन 300 प्लस ब्रह्मोस ब्रह्मोस, मिसाइल्स, बट जो नेवी और अपना एयरफोर्स जो है, उनके पास आई थिंक दे हैव मोर देन 400 प्लस, 200 ईच सो basically, so मतलब more, रफ फिगर वुड बी अराउंड yeah, 6 to around 700। 700-800 missiles we have. करेक्ट। Yes, और जो मैं बहुत लोगों ने देखा भी होगा टीवी में, बेसिकली तो ब्रह्मोस लॉन्च भी करते हैं, तो आई थिंक एक मोबाइल कैरियर होता है ना, right, जो कि मूव भी कर सकता है। तो आई थिंक 3 yes. और 4 तो मोबाइल कैरियर्स रहते हैं यस उसमें। यस, तो ये 4 मोबाइल कैरियर्स, ये मोबाइल लॉन्चर्स बोलते हैं उसको हाँ, एक्चुअली। हाँ। तो ईच मोबाइल लॉन्चर कैरीज एटलीस्ट 3 ब्रह्मोस। अच्छा, मतलब एक साथ आप 3 हाँ, यू कैन फायर, यस। तो राइट। उसमें कैसा रहता है, जो अगर लेट्स से आपका ट्रक लॉन्चर है, तो उसमें दे हैव 3 लॉन्चर्स, तो 3 लॉन्चर्स में 3 मिसाइल्स रहते हैं, 3 ओह! 3 ब्रह्मोस रहते हैं। अच्छा। सो दैट्स 1 मोबाइल लॉन्चर। और उसके साथ ऐसे, ऑब्वियसली उनके पास रडार सिस्टम, यस यस कमांड यस, व्हीकल, दैट ये गोज सब। इन हैंड इन हैंड, ओह, राइट, वो चलता रहता नाइस। है। तो अब हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा ब्रह्मोस नो, उसने एक तरह से हेडलाइन बनाया, राइट। और अचानक से ग्लोबल, मतलब वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाए इंडिया में, इंडिया की तरफ, कि हमें भी ये ब्रह्मोस टाइप का क्रूज मिसाइल चाहिए। सो ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो ब्रह्मोस का इंडिया ने यूज़ किया, राइट। और अचानक से ब्रह्मोस के बारे में सब लोग बात करने लगे, एक ग्लोबल अट्रैक्शन बन गया ब्रह्मोस। यस, तो और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारी डील हो रही है या जो ब्रह्मोस में इंटरेस्टेड है? राइट। तो एक्चुअली साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है ना, जैसे फिलीपींस हो गया, फिलीपींस तो ऑलरेडी डील साइन कर चुके हैं, अच्छा। बट जैसे वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, सो ये जो कंट्रीज है, ये ऑलरेडी दे आर लुकिंग फॉर ब्रह्मोस, तो उनके एक्सप्लोरेशंस चालू है टू और गेट दिस मिसाइल्स। अफ्रीकन, एंड आई थिंक लैटिन अमेरिका, हाँ, अच्छा। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, वहाँ से भी इंटरेस्ट बढ़ गया है। बट दिस ब्रह्मोस अलोन कॉस्ट अराउंड $3.5 million एक, यस। सो सस्ता है यार, मतलब एक सस्ता है, लैम्बोर्गिनी आ यस, जाएगी एक उसमें। लैम्बोर्गिनी आ सकती है। चीप है। चीप है। तो ये हो गया पूरा ब्रह्मोस का स्पेसिफिकेशंस, उसका बिल्ड तो हम सब ने देख लिया। बट अगर आपका पर्सपेक्टिव मैं जानना चाहता हूँ अभी, अगर आपको समराइज़ करना है ब्रह्मोस को, तो आप कैसे समराइज़ करेंगे और इसका एक्चुअली फ्यूचर क्या है? तो मेरे लिए तो बहुत इजी है, अगर मुझे ब्रह्मोस को समराइज़ करना हो तो मैं बोलूँगा इट इज़ स्मॉलर, फास्टर एंड स्कैरियर। नाइस। ये मेरा होगा थीम टू समराइज ब्रह्मोस। और अगर तू अभी इंडिया के फ्यूचर प्लान्स देखे फॉर ब्रह्मोस, तो इंडिया जो भी करंट में बिल्ड कर रहा है ब्रह्मोस एनजी, जिसको बोल रहे हैं ब्रह्मोस नेक्स्ट जेन, तो उसमें उनके जो जो अचीव करना चाहते हैं वो है कि 50, जो आज ब्रह्मोस का वेट है उससे एटलीस्ट 50% वो लाइटर करें, ताकि लार्ज नंबर में फ्लाई जो हमारे फाइटर जेट्स हैं वो उनको कैरी कर सके। पहला तो वो ये करना चाहते हैं। दूसरा, आज ब्रह्मोस की हम स्पीड है अराउंड 2.8 मार्क 2.8, वो जिसको इन्हेंस करना चाहते हैं अप टू 3.5, जो कि बहुत और फास्टर हो जाएगा हमारा। और ये होने के साथ साथ उनका जो दूसरा एक और जो रशिया के साथ डेवलपमेंट है वो है कि ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक भी करो। अभी तक सुपरसोनिक में हम लोग हैं, राइट, ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक करो, विच दे कॉल इट एज ब्रह्मोस 2, राइट? या ब्रह्मोस 2। तो जब तुम ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक करते हो तो बेसिकली आप उसकी स्पीड मार्क 5 के ऊपर, आई थिंक मार्क 7 तक जा सकते हो। तो आज अगर ब्रह्मोस की स्पीड 3500 किलोमीटर है,
तो जब आप हाइपरसोनिक ब्रह्मोस बनाओगे तो उसकी स्पीड अराउंड 8600-700 किलोमीटर्स तक जाएगी, बाप रे। विच इज सो फास्ट। आई मीन आज की जो ब्रह्मोस 3500 वही इतनी फास्ट है, तो इमेजिन राइट। 8600 किलोमीटर्स क्या होगा। तो अभी का ही रेडार पे डिटेक्ट कर नहीं पा राइट रहे, मतलब राइट मुश्किल है। राइट, तो वो तो और भी मुश्किल हो जाएगा। राइट। दैट विल बी मोर फास्ट, वो और एक्यूरेट होगा और फास्टर होगा। और लाइट उस वेट भी होगा। लाइट वेट भी होगा, यू कैन मतलब कैरी मल्टीपल ब्रह्मोस। हम्म। इमेजिन एक फाइटर जेट में आप 3-4 ब्रह्मोस कैरी कर सको, हम्म। तो क्या डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हम्म। और एक तरह से दुनिया में भी मैसेज जाएगा कि ब्रह्मोस मतलब टेक्निकली तो कॉम्प्लेक्स है, हम सब जानते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स उसका सिस्टम। तो हम दुनिया को ये मैसेज कन्वे कर पाएंगे कि वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि इंडिया हैज़ अराइव्ड, वो ऐसा एक स्टेटमेंट होगा। और ब्रह्मोस के साथ हम ये भी स्टेटमेंट दे पाएंगे कि इट्स जस्ट नॉट अ मिसाइल, इट्स अ ब्रांड, है ना। तो ब्रह्मोस एक तरह से बेसिकली इंडिया का ब्रांड बन के निकल सकता है हमारे डिफेंस सेक्टर को। इमेजिन द काइंड ऑफ अट्रैक्शन द इंडियन डिफेंस सेक्टर वुड गेट अगर हम ये सारी चीज़ें हासिल कर पाए। तो ये डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के भी काम आ यस सकता करेक्ट। है। और हाँ, और डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाना है, हम तेजस ऑलरेडी बिल्ड कर रहे हैं, राइट। तो तेजस में भी हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो तेजस ऑलरेडी एक नो लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, तो उसमें ब्रह्मोस जैसी भारी भरकम मिसाइल आज कैरी नहीं कर पाओगे। तो आपको टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा ताकि आप उसका वेट रिड्यूस कर सको, आप तेजस में डिप्लॉय कर सको और बेसिकली दुनिया को एक्सपोर्ट कर सको। क्योंकि आज सबने देखा ना कि ब्रह्मोस, अगर जस्ट इमेजिन एक अफ्रीकन कंट्री या फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज के पास ये मिसाइल हो, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को भी पता चलेगा कि यार दे हैव समथिंग जो कि उनके सिस्टम्स को बिल्कुल बाईपास राइट। करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो एक बैलेंस ऑफ पावर भी बैलेंस बनेगा। ऑफ पावर बढ़ेगा, राइट। मे बी शायद जो हमारे गल्फ की कंट्रीज हैं उनको भी अट्रैक्ट करे, राइट। है ना। तो ये देखना पड़ेगा इंटरेस्टिंग कि इंडिया कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने एक पुश तो दिया ब्रह्मोस को। यस। अब इसको आगे कैसे ले जाना है वो हमारे साइंटिस्ट और हमारे डीआरडीओ के ग्रेट जो हेड्स लोग जो हैं, है, हेड्स यस, हैं, दे कैन उनके ऊपर ओनली डू डिपेंड। दैट। यस। नाइस।